Hello everyone, welcome to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to talk about literary devices. So literary devices क्या होते हैं? इनको हम figures of speech के नाम से भी जानते हैं और ये basically एक literature का बहुत ही important topic है. अभी ग्रामर में भी CDS में इनफैक्ट ये टॉपिक जो है काफ़ी बारी पूछा गया है. फॉर इंस्टेंस रिसेंटली ही जो 2023 का सेकंड पेपर था उसमें ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके अनसीन पैसेज में. तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि ये तो सिलेबस में नहीं है, ये कहाँ है. देखिए ये एक जनरल नॉलेज होता है अबाउट इंग्लिश, ठीक है. तो जिनको पता था वेल एंड गुड, एंड जिनको नहीं पता था उनके लिए हम इस बारी थोड़ा सा आप एडवांस पे प्रैक्टिस करके जाइए. ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स थे इस बारी मेरे साथ उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता था. आई हैड डिस्कस्ड दिस इन क्लास विद देम. स्टिल अभी और हम इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट और एक्सपैंड करके पढ़ेंगे. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दीज थिंग्स और बाकी जो है हम इस क्लास के थ्रू सीखेंगे, ठीक है. तो अगर आपको इसके पूरे PDF या नोट्स चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उस पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा और जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस. दे आर बेसिकली सम टूल्स जो लिटरेचर को बहुत इंथ्रॉलिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है. और बहुत सारे डिफरेंट थीम्स, प्लॉट्स और उस पूरी स्टोरी या पोम का जो भी राइटअप है उसके बारे में वो थोड़ा सा हिंट देते हैं. ये लिटरेचर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर. तो अगर कोई ऐसा है जिसने लिटरेचर पढ़ा हो या इंग्लिश ऑनर्स किया है या किसी ने जनरली इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ा या किसी का वैसे इंटरेस्ट है लिटरेचर में तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है. बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं. अगर हम लिटरेचर की बात करें बहुत ज़्यादा, हम लोगों को सब करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बेसिक जो आपको काम में आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो अब देखते हैं कि इन एग्जाम्स में इस लिटरेरी डिवाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें करना चाहिए. सी लिटरेचर वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी जगह पर ये लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित सवाल जो है वो आए हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन जैसे जो टॉपिक्स है उनको टैकल करना थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट. तो हम थोड़े से ही डिस्कस करेंगे इसमें बिकॉज ज़्यादा आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है. और उसके साथ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं या कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है, वो हम सीखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की. देखिए आपने बचपन में ना ये पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो सबने आई थिंक ये पढ़ा होगा कि वेट एज स्वीट एज हनी, है ना. या फिर आपने सुना होगा एज ब्लैक एज कोल, सॉरी कोल, ओके, एज कोल्ड एज आइस. ये कंपैरिजन होता है कि उसके जितना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज एज स्वीट एज हनी, मतलब ये हनी जितना स्वीट है, एक कंपैरिजन है. तो सिमिली का क्या मतलब है. सिमिली इज अ लिटरेरी डिवाइस जो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करी जाती है. दो ऑब्जेक्ट्स में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटी है. जैसे शी इज एज प्रिटी एज अ रोज, ओके, दिस नोटबुक इज एज डार्क एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, ही वॉज एज फास्ट एज अ चीता. So whenever you are trying to draw similarities between two objects, जहाँ पे आप समानताएं ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम सिमिली कहते हैं, ठीक है. कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ड सिमिली. आप देखिए एज और लाइक का जहाँ पे यूज़ हो किसी सेंटेंस में कंपेयर करने के लिए वो एक सिमिली होता है. वो पूरा लिटरेरी डिवाइस जो है वो सिमिली. अब देखिए कैसे, अगर आपको मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल एक सेंटेंस आ जाए, हर ड्रेस वॉज वाइट एज स्नो, ठीक है. अब आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ करा है, तो आप देखो कि ड्रेस को स्नो को कंपेयर किया गया है साथ में और वहाँ पे जो वर्ड है वो क्या लगाया गया है, एज. अगर यहाँ पे लिखा होता हर ड्रेस वॉज वाइट लाइक स्नो, अगर यहाँ लाइक भी लिखा होता तो भी इस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, सिमिली, ठीक है. चाहे एज हो चाहे लाइक हो. तो आपको जो है इस चीज़ का ही हल्का सा ध्यान रखना है, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का एक और ब्रदर है, उसकी बात करते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफर. आपने ये वर्ड सुना भी होगा. मेटाफर का काम भी यही है, दो चीज़ों के बीच में एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करना,
ठीक है। लेकिन इतना सा फर्क है कि इसमें एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं होता, सिमिली में होता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब अंधाधुंध बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है। हम रेन को कंपेयर कर रहे हैं कैट्स एंड डॉग्स से। यूजुअली ईडियम्स जो है इसी में आते हैं, मेटाफर में। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस इज एज स्वीट एज हनी, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? आपका सिमिली, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस इज, या अगर मैं एक और दूसरा सेंटेंस आपको देती हूँ, मैं एक पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, शी इज प्रिटी लाइक अ रोज। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? लाइक, तो ये है सिमिली। बट अगर मैं बोलती हूँ शी इज अ रोज, तो आई एम कंपेयरिंग हर टू अ रोज, राइट। आई एम ड्रॉइंग अ कंपैरिजन कि वो रोज जैसी है। बट मैंने क्योंकि यहाँ पे लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं किया है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? मेटाफर की कैटेगरी में, ठीक है जी। तो ये है आपका सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस, दैट सिमिली यूजेस द वर्ड्स एज इन लाइक, मेटाफर डजंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सोनिफिकेशन। देखिए, पर्सोनिफिकेशन नाम से याद रखना बहुत आसान है, पर्सन जैसा, ठीक है, यानी ह्यूमन जैसा। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग में कोई ह्यूमन लाइक क्वालिटीज को अप्लाई करते हो तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम लोग कभी गाने सुनते हैं या कोई भी जब हम आर्ट फॉर्म देखते हैं, वेदर इट इज अ मूवी, इट इज अ सॉन्ग, इट इज अ पोम, इट इज अ स्टोरी, प्रोज, एनीथिंग। मान लीजिए वहां पे कई बार ऐसे दिया होता है, यू नो, द क्लाउड्स वर क्राइंग। सी, इट इज अ वे ऑफ सेइंग, राइट, द क्लाउड्स आर एक्चुअली रेनिंग, but when I say the clouds are crying, I am trying to add an emotion, a drama in this sentence, ठीक है। Can a cloud actually cry? No, it is a human or a living thing who can cry. But मैं एक नॉन लिविंग चीज में जब एक लिविंग पर्सन की क्वालिटी को अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नाउ इफ यू रीड दिस सेंटेंस, द सनफ्लावर्स बिगैन टू स्माइल वंस द सन वॉज आउट, ठीक है। जैसे ही भाई सन आया, सनफ्लावर्स जो है वो स्माइल करने लगे। कैन द सनफ्लावर्स एक्चुअली स्माइल? नो, दे कांट. It is us humans who can do it, right? So what is the literary device or figure of speech that is being used here? It is personification. जब भी आप कोई humanly attributes किसी non living thing पे अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है? personification. Now we are going to talk about oxymoron. देखिए, ये figure of speech क्या करता है? दो opposite या contradictory words को इकट्ठे डाल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। अब आप खुद देखो, सीक्रेट और ओपन दोनों क्या हैं? ऑपोजिट से एक दूसरे के, फिर भी इनको इकट्ठे लाया गया है कि नहीं? हम लोग कई बार बोलते हैं इट वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप। नाउ लव एंड हेट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, फिर भी उनको साथ में रखा गया है। कई बार हम बोलते हैं दिस इज अ प्रिटी अगली ड्रेस। Pretty and ugly are opposites to each other, but still they are placed together. तो एक contradiction दिखाने के लिए ये हम यूज करते हैं, और oxymoron उसी को बोलते हैं when two opposites are added together. Okay. Now we are going to talk about alliteration. आपने बचपन में ये बहुत पढ़ा होगा, she sells seashell on the seashore, Betty bought some butter but the butter was bitter. So जो भी word आपका है उसका starting जब same होता है, जैसे Peter Pan picked the pickle, तो पी 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 का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एक सेंटेंस में मेलोडी डालता है या फिर थोड़ा सा एक सॉन्ग या सॉन्ग का इफेक्ट डालता है। सो इसमें होता क्या है कि कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं उनको एक के बाद एक के बाद एक उनका रेपिटेशन आपको सुनने को मिलेगा। जैसे शी सेल सी शेल ऑन द सी शोर, तो ये श और स का साउंड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, राइट। ये सिमिलरली पीटर पैन पिक द पिकल, तो आपको प बार बार सुनने को मिलेगा। So this is what happens in alliteration when the consonant sounds it keeps on repeating again and again. अभी हम जब questions या sentences करेंगे ना, आपको बहुत आसानी रहेगी इनको समझने में, right? Hyperbole, this is not hyperbole और hyperbole, ये parabola वाराबोला नहीं है, this is hyperbole. Hyperbole का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मैं तो दिन में 2400 घंटे पढ़ती हूँ, तो 2400 क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या एग्जिस्ट करता है? 24। लेकिन
हम बात को बढ़ा के बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस डालने के लिए, ठीक है। या जैसे हम बोलते हैं कि वो तो मतलब इतना ही सो हंग्री दैट ही कैन ईट अ होल एलिफेंट, राइट? कैन यू एक्चुअली ईट एन एलिफेंट? नो, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। सो लुक एट द एग्जाम्पल, ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट अ हॉर्स, दैट इज योर हाइपरबोली, ओके, ओवर एग्जैजरेशन जिस चीज में, ठीक है। आयरनी होता है एक शार्प कॉन्ट्रास्ट, जिनको पता भी होगा बहुतों को आयरनी क्या होती है। आयरनी होती है एक बड़ी शार्प सा कॉन्ट्रास्ट की, मतलब जैसे कहते हैं कि बैंक पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, फायर स्टेशन में आग लग गई, तो किसी चीज़ का पर्पस क्या था और उसके साथ हुआ क्या, जब ये दो ऑपोजिट चीज़ें टकरा जाएं, इसको हम आयरनी बोलते हैं। जैसे शी इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट बट शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मतलब फ्लाइट अटेंडेंट को तो उड़ने का ही काम है ना, शी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हाइट्स, बट इट इज़ द केस। सो दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स दैट आर प्लेस्ड टुगेदर, दैट इज आयरॉनिक, ठीक है। अब देखिए, हर हेयर वॉज लाइक ग्रेवी रनिंग ऑफ हर हेड एंड लंपिंग एट हर शोल्डर्स, ये क्वेश्चन है। देखिए, हेयर को ग्रेवी से कंपेयर किया जा रहा है और लाइक वर्ड दिया गया है, तो ये आपका क्या बनता है यहाँ पे? सिमिली। यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। अब अगर मैं सिर्फ ट्वाइस टोल्ड टेल को देखूं तो ये क्या बनता है हमारा? एलिट्रेशन। बट ओवरऑल लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं एक पुरानी कहानी से, और यहाँ एज डैश एज लगा हुआ है, तो ये भी क्या बनता है हमारा? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? ये बनता है हमारा सिमिली। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मतलब जो मौत है या डेथ है उसने राजाओं पे अपने आइसी हैंड्स रखे। तो क्या डेथ के हैंड्स होते हैं? नो, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। हाथ किसके होते हैं? ह्यूमंस के। सो दिस इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन, ठीक है जी। द सैड सेज सैंग टू हिज फुलेस्ट। अगेन अगर आप देखोगे कितना रेपिटेशन है, देखो यहाँ पे sad sage sang, this is your alliteration. The camel is the ship of the desert. camel को किया जा रहा है ship of the desert से, but as or like word यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ metaphor, ठीक है। Why man the river were dry, I am able to fill it with tears. क्या आप किसी नदी को रो रो के भर सकते हो? ये एक ओवर एग्जैजरेशन है बोलने का तरीका कि भाई मैं इतनी सैड और सो मच सैडनेस इन मी दैट आई कैन फिल अ रिवर विद टीयर्स। दिस इज अ हाइपरबोली। द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। इट वाज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन वन ऑफ हिज प्लेज मर्चेंट ऑफ वेनिस। होल वर्ल्ड इज अ स्टेज का मतलब है कि यू आर कंपेयरिंग द एंटायर वर्ल्ड टू अ स्टेज। सो दिस इज योर कंपैरिजन अगेन एंड दिस इज अ मेटाफर, क्योंकि यहाँ एज और लाइक नहीं लगा हुआ, राइट। यूथनाइजिंग दिस सिक पेट। यूथनाइजिंग मतलब किसी को मार देना बिकॉज अ पर्सन इज नॉट वेल। यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, सो in some countries it is allowed, in some countries it is not, that when a person is not well and if he or she wants to die easily, smoothly, then he is given permission. Pets के साथ usually हम करते हैं ऐसा कि we give them injections or something so that they can die a peaceful death. So euthanizing their sick pet was an act of kind cruelty. Why is it kind? Kind इसलिए ताकि the animal is relieved of everything, of all the torture. But why is it cruel? Because ultimately it is killing, right? So kind cruelty, if you see closely, kind and cruelty they are opposites to each other. But still एक sentence में उनको इकट्ठे place किया गया है. That is an example of oxymoron, right? The wind whispered in my ears. Can the wind talk? Can the wind whisper anything? No. It is the quality of a human. So again, this is your personification. A fire station burned down yesterday. देखो फायर स्टेशन का काम होता है आग बचाना, पर अगर वहां आग लग गई तो ये एक आयरनी है. टाइम इज मनी. टाइम और मनी को कंपेयर किया जाता है. सो अगेन दैट इज अ metaphor. Earth was thirsty for water. Can you look at all these examples, how beautifully they have been carved. Earth was thirsty for water. Earth can never be thirsty. Thirst, hunger, these are the attributes attached to humans. So this is personification. She is older than this world. वो इस दुनिया से भी old है.
ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं किसी बात को, तो ये क्या बनता है हमारा हाइपरबोली। पर्पल pandas painted the portraits, so the per sound is repeating and that is why this is an alliteration. This is an example of alliteration. ठीक है जी, देखो टाइटैनिक was said to be unsinkable but got sunk on its first voyage. टाइटैनिक को कहा जाता था ये कभी नहीं डूबेगी, बट अपनी पहले ही वोयाज में वो डूब गई। तो ये क्या है, ये बड़ी ऑपोजिट बात है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयरॉनिक, आयरनी। द रॉबर रैन फास्टर देन लाइटनिंग, मतलब वो लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज भागा। तो क्या ऐसा हो सकता है, ओवर एग्जैजरेशन, तो ये क्या है हमारा हाइपरबोली। Life is bittersweet. Bitter and sweet, opposites to each other. Oxymoron. Money speaks. पैसा बोलता है। क्या पैसा बोल सकता है? नहीं। कौन बोलता है? हम बोलते हैं, humans. Personification. I hope आपको ये सारे questions clearly समझ आ रहे हो। Stop being a big baby. Big baby. Two opposites. Oxymoron. And the last one we've already done. Peter picked the pan and pickle. So you see the P sound repeating again and again throughout the sentence. So this is an example of alliteration. Right? So this was it for today. Thank you so much for joining and I hope you liked the session. If you did, then let me know in the comment section below. And if you want more questions, let me know. If you want questions on some other topics as well, then you can write it down below and I will see to it. Thank you so much everybody. Also, I will link down my Telegram channel in the description so you can check the PDF of this PPT or the session that we've done today. Thank you everybody. Good luck and keep practicing.